साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 19 नवंबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं राजस्थान में शांति प्रतिमा के अनावरण के संदर्भ में। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान में शांति प्रतिमा या स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। तो इसी स्टैचू ऑफ जो पीस है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैनाश्री मतलब जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151वीं 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह शांति प्रतिमा का निर्माण किया गया है। मतलब यह जो स्टैचू है इन्हीं की है। अष्ट धातु से निर्मित 151 इंच ऊंची यह प्रतिमा जो है 8 धातुओं से निर्मित है, जिसमें तांबा जो है वो कॉपर वो मुख्य धातु है। और यह प्रतिमा स्थापित कहाँ की गई है? तो राजस्थान के पाली में जेतपुरा में विजय वल्लभ साधना केंद्र है, यहीं पर इसको स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा इसका अनावरण किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और कहाँ स्थापित किया गया है? तो राजस्थान में। इसी में थोड़ा सा जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी की महाराज की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज 1870 से लेके 1954 तक, मतलब 1870 में पैदा होते हैं और 1954 में इनकी मृत्यु होती है। तो ये अपने पूरे जीवन काल के अंतर्गत इन्होंने निस्वार्थ भाव से और समर्पित रूप से भगवान महावीर के संदेश को फैलाने में अपना जीवन व्यतीत किया। इसके अलावा इन्होंने जनता के कल्याण, शिक्षा के प्रसार और सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए भी अथक परिश्रम किया। साथ ही उन्होंने प्रेरक साहित्य जैसे कविता है, निबंध है, भक्ति भजन और स्तवन का लेखन किया और स्वतंत्रता आंदोलन और स्वदेशी के समर्थन में सक्रिय सहयोग दिया। तो इस प्रकार से ये भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से भी जुड़े हुए रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला है पोलैंड में गर्भपात पर अदालत के हालिया फैसले का महिलाओं के द्वारा वहाँ पर विरोध किया गया। तो यह पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस देश में गर्भपात पर अदालत ने प्रतिबंध लगाया है, मतलब उस पर अपना फैसला दिया है? तो पोलैंड में दिया है। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि पोलैंड में मौजूदा कानून के अनुसार गर्भ में विकृत भ्रूण, मतलब जो भ्रूण है या जो गर्भ में जो बच्चा है यदि वह विकृत है, किसी प्रकार से की विसंगतियों या विकृतियों से युक्त है, तो उसके विकसित होने पर उसके गर्भपात की अनुमति दी जाती है वहाँ पर। और हाल ही में क्या हुआ कि पोलैंड के संवैधानिक न्यायाधिकरण ने अर्थात अदालत ने इस कानून को असंवैधानिक करार दिया। जो पहले कानून था कि गर्भ में यदि विकृत भ्रूण है तो उसका गर्भपात किया जा सकता है, तो यह जो अनुमति थी इसको ही असंवैधानिक करार दे दिया है। और इसके अलावा याद रखिएगा कि देश में यहाँ पर मतलब पोलैंड में अब तक जो है वर्ष 1993 के गर्भपात कानून के तहत भ्रूण दोष, मतलब जो विकृत युक्त जो भ्रूण होता था उसके आधार पर गर्भपात की अनुमति थी, जिस पर अभी हाल ही में वहाँ की अदालत के द्वारा रोक लगाया गया है। अब ये जो गर्भपात संबंधी हालिया फैसला है इसको थोड़ा देखें तो भ्रूण विकृति संबंधी मामलों में गर्भपात की अनुमति देना एक अजन्मे बच्चे के संबंध में यूजेनिक प्रथाओं को वैध बनाता है और इस प्रकार यह मानव गरिमा की रक्षा और संरक्षण के विरुद्ध है, ऐसा वहाँ की अदालत ने कहा है। इसके अलावा न्यायाधिकरण के अनुसार चूंकि पोलिश संविधान जो है वो जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करता है, अतः भ्रूण की खराबी के आधार पर गर्भपात करना भेदभाव है जिसे संविधान में निषिद्ध किया गया। तो ये अदालत ने अपने फैसले में ये चीज़ें कही हैं। तो इस प्रकार से अदालत के निर्णय से देश में गर्भपात पर लगभग पूर्णतः प्रतिबंध लग जाएगा। तो अब वहाँ पे क्या होगा कि महिलाएं जो है अवैध तरीके से गर्भपात कराएंगी। और अभी भी क्या होता है कि पोलैंड की महिलाएं गर्भपात कराने के लिए विदेश जाती हैं और विदेशों में अपना गर्भपात कराती हैं। तो इस तरह के मामले वहाँ पर और बढ़ेंगे। इसके अलावा अदालत के इस नए फैसले के लागू होने के बाद केवल बलात्कार, अनाचार के मामलों में अथवा माँ के जीवन के लिए खतरा होने पर ही गर्भपात की अनुमति दी जाएगी। अब थोड़ा सा पोलैंड के बारे में देखें तो पोलैंड की राजधानी क्या है? वर्सावा। इसको थोड़ा सा यहाँ मैप में देखें तो मैप ज़्यादा क्लियर नहीं है, इसको आप अपने मैप में देख लीजिएगा। ये वाला जो पोर्शन है ये पोलैंड है और इसके ऊपर आप देखेंगे तो ये बाल्टिक सी है। तो मतलब कि जो पोलैंड है ये आपका भू आबद्ध देश नहीं है बल्कि समुद्र से जुड़ा हुआ है। किस समुद्र से? बाल्टिक से, बाल्टिक सी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यदि इसके पड़ोसी देशों को देखें तो इसके पड़ोस में यहाँ पे जर्मनी है और यहीं पे परग्वे है और चेक रिपब्लिक, यहीं पर आपका चेक रिपब्लिक है, ये चेक रिपब्लिक है। इसके साथ ही स्लोवाकिया है, इधर आपका यूक्रेन है, यहाँ पे बेलारूस है, ये यहाँ पर आपका लिथुआनिया है और ये जो छोटा सा पोर्शन देख रहा है ये रूस का पोर्शन है। तो ये इसके
पड़ोसी हैं। तो पड़ोस में कौन कौन से सीमा इसकी किससे लगी है? जर्मनी से, पराग्वे से, चेक रिपब्लिक से, इसके अलावा स्लोवाकिया से, यूक्रेन से, बेलारूस से, और आपका लिथुआनिया से, और यहाँ रूस से लगा हुआ, और इधर आपका बाल्टिक सी से लगा हुआ है। आगे चलते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग विश्व पोलियो दिवस के बारे में। तो प्रत्येक वर्ष जो है 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। अब यह 24 अक्टूबर को कब से मनाया जा रहा है और यह 24 अक्टूबर का दिन ही क्यों चुना गया, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाने की जो शुरुआत है, एक दशक पहले रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा की गई थी, और इसे पोलियो या पोलियोमाइलाइटिस के खिलाफ, मतलब पोलियो का ही जो दूसरा नाम है पोलियोमाइलाइटिस है, इसके खिलाफ टीका विकसित करने वाले जोनास साल्क का जो जन्मदिन होता है उसके अवसर पर मनाया जाता है। अब थोड़ा सा पोलियो क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार या इसके द्वारा पोलियो को एक अत्यधिक संक्रामक विषाणु जनित रोग, मतलब यह वायरस से फैलने वाला रोग है, के रूप में परिभाषित किया गया, और यह बीमारी मुख्य रूप से छोटे बच्चों को प्रभावित करती है। अब इस रोग का संचरण कैसे होता है? तो पोलियो का जो विषाणु या वायरस है मुख्यतः जो मल मार्ग है अथवा अन्य सामान्य वाहकों जैसे कि दूषित जल अथवा भोजन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संचारित होता है, और यह आंतों में अर्थात इंटेस्टाइन में पहुंचकर इस विषाणु या जो वायरस होता है इसकी संख्या कई गुना हो जाती है, और वहां से यह तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम है उसमें पहुंचता है, तथा यह पैरालिसिस अंगघात का कारण बनता है। और यदि भारत में पोलियो की बात करें तो WHO द्वारा 24 फरवरी 2012 को भारत को वाइल्ड पोलियो वायरस ट्रांसमिशन से ग्रसित देशों की सूची से बाहर कर दिया था, मतलब इससे निकाल दिया था। और वर्ष 2014 में 2 वर्ष बाद WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र द्वारा भारत को पोलियो मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया गया। तो इस प्रकार से भारत जो है वर्तमान में पोलियो मुक्त देश है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैक्ट और याद रखिएगा कि WHO ने अभी हाल ही में बताया कि अफ्रीका के अंतिम देश जहां पर पोलियो का वायरस फैला, मतलब पोलियो के मरीज मिलते थे या जहाँ पोलियो वायरस था, वो नाइजीरिया के मुक्त, मतलब पोलियो मुक्त देश घोषित होने के बाद 25 अगस्त 2020 को पूरा अफ्रीका महाद्वीप वाइल्ड पोलियो से मुक्त हो गया। तो इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप पोलियो मुक्त हो गया है। वहाँ पे जो लास्ट ये पोलियो मुक्त होने वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया है। इसके अलावा 2020 के अंतर्राष्ट्रीय पोलियो दिवस की जो थीम रही है उस थीम को भी देख लेते हैं। यह थीम अ विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। आगे बात कर लेते हैं ओहाका खादी के बारे में। तो ओहाका खादी जो यह ओहाका है, यह मैक्सिको की एक जगह है ओहाका। यहाँ पर बुनी गई खादी जिसका नाम ओहाका खादी है, इसके बारे में भी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मन की बात में इसका उल्लेख किया गया था। तो पूछा जा सकता है कि मन की बात में प्रधानमंत्री के द्वारा उल्लिखित ओहाका खादी कहाँ संबंधित है? तो मैक्सिको के ओहाका नामक स्थान से संबंधित है। अब यहाँ पर इस खादी का प्रचलन कैसे हुआ? तो महात्मा गांधी पर बनी एक फिल्म से प्रभावित होने के बाद एक स्थानीय निवासी के द्वारा इस जगह पर खादी का काम शुरू किया गया था, और यहाँ बनने वाली खादी ही ओहाका खादी कहलाने लगी। अब थोड़ा सा मैक्सिको को मैप में देखें तो मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी है। और याद रखिएगा मैक्सिको से होकर के मकर रेखा जो कह सकते हैं यहाँ पे मकर रेखा नहीं, कर्क रेखा ही है। यहाँ पे मकर नहीं होना चाहिए, ये कर्क रेखा होनी चाहिए। तो कर्क रेखा यहाँ से होकर के गुजरती है। इसको यदि मैप में आप देखें तो ये उत्तरी अमेरिका का मैप है, आधा मैप है। इसमें इधर आपका USA है और नीचे आपका मैक्सिको है, और यहीं पे आप देखेंगे इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है, और यहीं पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, और इधर आपका इसके पश्चिम तट पर पैसिफिक ओशियन है, और इसके पूर्वी तट पर जो है आपका अटलांटिक ओशियन, जिसका ही एक पार्ट है गल्फ ऑफ मैक्सिको। आगे चलते हैं। अगला है एनिज माचन्ना गोलम। तो यह प्रजाति जो है
ड्रैगन स्नेक हेड मछलियों के एक पुराने परिवार से संबंधित। यह क्या है? एक मछली की प्रजाति है और यह भूमिगत जलभारों अर्थात अंडरग्राउंड एक्विफायर में वास करती है। और इस मछली का जो नामकरण गोलम किया गया है, इस मछली का नामकरण फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के किरदार गोलम से प्रेरित होकर किया गया है। फिल्म में जो गोलम का किरदार है वो हमेशा भूमिगत रहने वाला एक चरित्र है और इसे हाल ही में अभी केरल में देखा गया है तथा इसको इसके बारे में पता कैसे चला? तो वैज्ञानिकों को इस मछली के बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है। और इसके अलावा यह माना जाता है कि इस प्रजाति की जो उत्पत्ति है वो गोंडवाना लैंड में हुई थी। अब यदि गोंडवाना लैंड की बात करें तो गोंडवाना लैंड क्या है? तो शुरुआत में जो इतने सारे महाद्वीप हैं, सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे और यह जो संयुक्त महाद्वीप कह सकते हैं, जो बड़ा सा महाद्वीप था, उसे पैंजिया कहा जाता था। उसका नाम था पैंजिया और इसके चारों तरफ जो समुद्र था या जो जल क्षेत्र था, इसे पैंथलासा कहा गया। कुछ समय के बाद कार्बोनिफोरस युग में जो होता है, ये आपका जो पैंजिया था, बड़ा सा महाद्वीप, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इसका उत्तरी भाग जो है इसे अंगारा लैंड कहा गया या लॉरेशिया कहा गया और जिसका दक्षिणी वाला पोर्शन था वो गोंडवाना लैंड कहलाया गया। मतलब ये बीच में विषुवत रेखा के उत्तर में अंगारा लैंड या लॉरेशिया और दक्षिण में आपका गोंडवाना लैंड था। और यही आगे चल करके ये जो गोंडवाना लैंड था ये बाद में फिर से टूटता है, जिसमें से आपका एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में विभाजित हो जाता है। तो यही कहा गया कि यह माना जाता है कि इस प्रजाति की जो उत्पत्ति है गोंडवाना लैंड में हुई थी। इसका जो पिक्चर है, इसकी फ़ोटो हम लोग लास्ट में भी देख लेंगे। अगला है कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश में सुधार के संबंध में DOPT अनाउंसेस रिफॉर्म रिगार्डिंग चाइल्ड केयर लीव के बारे में। तो सरकार के जो पुरुष कर्मचारी हैं, मतलब जो सरकारी कर्मचारी पुरुष हैं, अब उनको भी अब बच्चों की देखभाल संबंधित अवकाश के वो हकदार होंगे या उनको अवकाश प्राप्त होगा। बच्चों की देखभाल संबंधित अवकाश का जो प्रावधान है और विशेषाधिकार केवल उन पुरुष कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा जो एकल पुरुष अभिभावक हैं। ठीक है, मतलब जिनके साथ उनकी पार्टनर जो है नहीं रहती हैं, तो एकल पुरुष अभिभावक को ही यह सुविधा उपलब्ध होगी। और इस श्रेणी में वैसे पुरुष कर्मचारी शामिल हो सकते हैं जो विधुर हैं या तलाकशुदा हैं या अविवाहित हैं और इस कारण एकल अभिभावक के रूप में उन पर बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी है। आगे चलते हैं, अगला है गिरनार पर्वत के बारे में। तो गिरनार पर्वत के बारे में बात करें तो गुजरात में जूनागढ़ के निकट गिरनार पर्वत है और गिरनार का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? गिरिनगर था। और यह कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि एशियाई सिंहों के लिए जो विख्यात गिरवन राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात का, वो इसी पर्वत के जंगल क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा गिरनार जो है मुख्यतः जैन मतावलंबियों का पवित्र तीर्थ स्थान है। यहाँ मल्लीनाथ और नेमिनाथ जो कि जैन धर्म से संबंधित रहे हैं, जैनी रहे, इनके मंदिर बने हुए। इसके अलावा भगवान दत्तात्रेय ने गिरनार पर्वत के शिखर पर ही तपस्या की थी और साथ ही इस क्षेत्र में 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया था। तो मल्लीनाथ, नेमिनाथ ये सब क्या है? जैन धर्म से संबंधित तीर्थंकर हैं। तो 22वें तीर्थंकर जो भगवान नेमिनाथ थे उन्होंने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। इसके अलावा यहीं पर सम्राट अशोक का एक स्तंभ भी है और महाभारत के अनुसार जो रेवतक नामक स्थान है यहाँ का, रेवतक पर्वत की क्रोड में बसा हुआ एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। अब प्रश्न उठता है कि इसकी चर्चा क्यों हो रही है, चर्चा कारण क्या है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा गिरनार पर्वत पर गिरनार रोपवे का शुभारंभ किया गया। गिरनार रोपवे परियोजना को एशिया के सबसे लंबे मंदिर रोपवे के रूप में देखा जा रहा है और इस रोपवे को 130 करोड़ रुपए के निवेश सहित के साथ ऊषा ब्रेको लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। आगे चलते हैं, अगला है किसान सूर्योदय योजना के बारे में। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किसान सूर्योदय योजना का आरंभ जो है या शुभारंभ गुजरात में किया गया। तो याद रखिएगा यह योजना कहाँ इसको प्रारंभ किया गया? तो गुजरात में प्रारंभ किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य राज्य में किसानों को सिंचाई और खेती के लिए दिन के समय, 24 घंटे नहीं, दिन के समय बिजली उपलब्ध कराना है या इससे संबंधित है। आगे बात कर लेते हैं हिमालयन भूरा भालू के बारे में, हिमालयन ब्राउन बियर्स के बारे में। इसे हिमालयी लाल भालू या ईशोवेलियन भालू या इजुतेह के नाम से भी जाना जाता है और यह हिमालयी उच्च क्षेत्रों में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मांसाहारी प्राणी है
और यह हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल अर्थात उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर सहित 23 संरक्षित क्षेत्रों में पाया जाता है भारत में। यदि इसके संरक्षण की स्थिति की बात करें तो एक प्रजाति के रूप में भूरे भालू को आईयूसीएन द्वारा लीस्ट कंसर्न अर्थात संकट मुक्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है, किंतु यह जो उपप्रजाति जो भारत में पाई जाती है यह अत्यधिक संकटग्रस्त है और इसकी आबादी जो है तेजी से घट रही है, इसलिए चिंता का विषय है। और यह प्रजाति जो है हिमालय क्षेत्रों में संकटग्रस्त इंडेंजर्ड है और हिंदुकुश क्षेत्र में घोर संकटग्रस्त है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अब प्रश्न उठता है चर्चा का कारण क्या है। तो चर्चा का कारण यह है कि हिमालयन भूरे भालू पर हाल ही में किए गए एक अध्ययन में जलवायु परिवर्तन के कारण इस प्रजाति के उपयुक्त निवास स्थान और जैविक गलियारों में महत्वपूर्ण कमी की भविष्यवाणी की गई है, जिससे वैज्ञानिकों के द्वारा इस प्रजाति के संरक्षण के लिए पश्चिमी हिमालय में संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के अनुकूल स्थानिक योजना का सुझाव दिया गया है। आगे चलते हैं। अगला है केरल में किराए पर बाइक की सुविधा। तो पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस राज्य में किराए पर बाइक की सुविधा प्रारंभ की गई है। तो केरल में। तो किराए पर बाइक की ये जो सुविधा है इसको भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है और इस सुविधा को सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक संपर्क स्थापित करने और रेल यात्रियों को निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए तिरुवनंतपुरम रेलवे डिवीजन के तहत 15 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर लागू किया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा किसने प्रारंभ किया है, भारतीय रेलवे ने केरल में। यहाँ पर हम लोग लास्ट में ये एनिग्ज माचन्ना जो गोलम जो मछली है वो इस प्रकार से कुछ दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।